फाइनली मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज आ चुकी है एंड ऑनेस्टली जब मैं इसे देख रहा था तो मेरा दिमाग पूरी तरह से फ्राई हो गया। कई बार इवेंट्स अब्सर्ड लगते हैं, कहानी ओवर द टॉप हो जाती है एंड कई ब्रूटल मोमेंट्स आते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है जो एक पैरेलल यूनिवर्स में सेट किया गया है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि ये यूनिवर्स सिर्फ एनिमेटेड सीरीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि मार्वल प्लान कर रहा है इस यूनिवर्स के कुछ हिस्सों को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखाने का, जिसका सबसे क्लियर एग्जांपल है इस सीरीज में दिखाया गया स्कारलेट विच का टेरिफाइंग वर्जन। ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड से ज़ोंबी स्कारलेट विच को उठाकर सीक्रेट वॉर्स के बैटल वर्ल्ड में लाया जाए। और सच कहूँ तो यही मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैं इस सीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड था। सो मार्वल ज़ोंबीज के एंड तक आते आते इवेंट्स जिस तरह अनफोल्ड हुए उन्होंने काफ़ी कंफ्यूज भी कर दिया, क्योंकि सब कुछ काफ़ी क्योटिक चल रहा था। बट फिर भी मैं आपको इस सीरीज़ को पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा एंड हम कई डिटेल्स पर भी बात करेंगे जो आप मिस कर गए होंगे। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर भी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़। ऑल राइट, कहानी डायरेक्टली कनेक्टेड होने के बावजूद भी एपिसोड्स को उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रखा गया, लेकिन इनका कोर कनेक्शन व्हाट इफ सीजन 1 की ज़ोंबी एपिसोड से ज़रूर है। सो स्टोरी असल में शुरू होती है ज़ोंबी आउटब्रेक के 5 साल बाद। इसका मतलब ये है कि ये कहानी इन्फिनिटी वॉर से 5 साल बाद की है। फर्स्ट एपिसोड में हमें यंग एवेंजर्स को एक साथ आते हुए दिखाया जाता है, जहां हमें केट बिशप, आयनहार्ट और कमाला खान दिखती है। ये कैरेक्टर एमसीयू में भी एक साथ दिख चुके हैं, तो इस सीरीज से मार्वल क्लियरली ये दिखाना चाहता है कि अब वो यंग एवेंजर्स को एक प्रॉपर टीम की तरह एस्टैब्लिश करने वाले हैं। इस एपिसोड में हमें ज़ोंबी टोनी स्टार्क का आर्मर भी दिखता है, जिसे टोनी की वन ऑफ द एआई फ्राइडे हैक करके कंट्रोल करती है। ये काफ़ी सैड था, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी टोनी स्टार्क ज़ोंबी वायरस से नहीं बच पाया। इसी एपिसोड में हम ये भी देखते हैं कि एक क्वीन जेट शहर के अंदर क्रैश होता है एंड इन तीनों एवेंजर्स को इसके अंदर से एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिसकी इस सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। एक्चुअली इस ट्रांसमीटर की वजह से नोवा कोर को एक मैसेज पहुंचाया जा सकता था, जिससे वो अर्थ पर आकर इस केओस से दुनिया को बचा सकें। इस एपिसोड से हमें यह भी पता चलता है कि इटर्नल्स का इकारिस और कैप्टन मार्वल किसी अननोन जगह पर एक दूसरे से लगातार लड़ाई में फंसे हुए हैं, लेकिन इनकी पावर्स इतनी इवनली मैच्ड थी कि वो सालों से लगातार लड़ते आ रहे थे। यही वजह थी कि इस एरिया में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। यहीं पे इवेंचुअली केट बिशप और आयनहार्ट काफ़ी ट्रेजिक तरीके से अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन कमाला खान अपनी यूनिक एनर्जी पावर्स की वजह से बच जाती है। फिर भी कैप्टन मार्वल और इकारिस की इमेंस पावर्स ने हालात को लगभग होपलेस बना दिया था। इसके बाद स्टोरी और आगे बढ़ती है जब ब्लेड नाइट एंट्री करता है। इस जगह से कमाला खान को ब्लेड ही बचाकर निकालता है। ब्लेड कुछ हिडन सर्वाइवर्स को ढूंढकर उनसे कनेक्ट करता है। इस एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाई गई है कि मेलिना अपनी टेक्नोलॉजी से ज़ोंबीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि स्कारलेट विच की कंट्रोल पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि मेलिना की कोशिश बेकार हो जाती है। एंड जब वोंडा की ज़ोंबी आर्मी अटैक करती है तो सर्वाइवर्स को अपना शेल्टर छोड़कर भागना पड़ता है। इसी एपिसोड में मेलिना की मौत भी हो जाती है एंड ट्रेलर में गोस्ट और ब्लेड की जो बैटल दिखाई गई थी वो भी इसी एपिसोड में होती है, जो काफ़ी कूल लगती है। ओवरऑल ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था। इसमें काफ़ी ब्रूटलनेस देखने को मिली एंड वायलेंस इतना ज़्यादा था कि ये मार्वल का शो लगता ही नहीं। सेकंड एपिसोड फोकस करता है शेंग-ची पर। जैसे कि ट्रेलर से अंदाज़ा लगाया जा रहा था, शेंग-ची को एक ज़ोंबी काट लेता है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि उसके पिता वेनवू उसे 10 रिंग्स देते हैं और यही 10 रिंग्स शेंग-ची को ज़ोंबी वायरस से क्योर कर देते हैं। लेकिन जिस सिटी में शेंग-ची है वो पूरी तरह से केओस में बदल चुकी है। ज़ोंबी अटैक्स काफ़ी रैपिडली हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें 5 साल का टाइम जंप दिखाया जाता है। आउटब्रेक के 5 साल बाद हम देखते हैं कि शेंग-ची और उसकी टीम स्क्रल से लड़ रही है। हाँ, ये वही स्क्रल्स हैं जिन्हें हमने सीक्रेट इन्वेजन में देखा था। स्टोरी के हिसाब से करीब 1 मिलियन स्क्रल्स अर्थ पर थे और उन्होंने इस ज़ोंबी क्राइसिस को अपनी पावर बढ़ाने, रिसोर्सेज को लूटने और परमानेंटली अर्थ पर सेटल होने का मौका मान लिया। मतलब जब ह्यूमैनिटी डिजास्टर फेस कर रही थी तब स्क्रल्स ने उन्हें धोखा देकर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। शेंग-ची और उसका क्रू इवेंचुअली इसके बाद राफ्ट में शेल्टर लेते हैं। सिविल वॉर के बाद ज़ीमो वहीं पे कैद था, तो ये काफ़ी लॉजिकल है कि अपोकलिप्स के बाद उसने इस जगह पे कंट्रोल ले लिया। हमेशा की तरह ज़ीमो यहाँ भी मैन्युपुलेटिव दिखाया गया है। वो दिखावे में लोगों को बचाता है, लेकिन असल में सोल्जर्स और सर्वाइवर्स को अपनी डील्स के लिए तालुकान आर्मी के हाथ छोड़ देता है। यहीं पे हालात और बिगड़ जाते हैं जब नेमोर और उसकी तालुकान आर्मी राफ्ट पर हमला कर देती है। इसी एपिसोड में हमें ये भी पता चलता है कि ब्लेड नाइट का कनेक्शन खोंशू के साथ और गहरा हो जाता है। ब्लेड बताता है कि खोंशू का अवतार बनने के बाद अब उसे बाकी वेम्पायर्स की तरह खून पीने की ज़रूरत नहीं रही। ब्लेड ये भी एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मली वेम्पायर्स की पावर ब्लड कंजम्पशन से बढ़ती है,
लेकिन खोंशू के मैजिक की वजह से उसे अब ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती। एपिसोड का एंड होता है येलेना के सेक्रीफाइस से। इसके बाद थर्ड एपिसोड सीधे व्हाट इफ ज़ॉम्बी स्टोरी लाइन से जुड़ता है। यह स्पाइडरमैन, एंटमैन और ब्लैक पैंथर एंट्री करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि पूरी सिटी ज़ॉम्बी थैनोस के कंट्रोल में है। ये नहीं दिखाया जाता कि वो ज़ॉम्बी कैसे बना, लेकिन ये रिवील होता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही वो फिस्ट बंद करता है, स्टोन्स इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में हुआ था। लेकिन इस बार ज़ॉम्बी होने के कारण उसकी पावर बहुत अनइवन तरीके से दिखाई गई है। थोर, ग्रूट और रॉकेट इवेंचुअली वकांडा पहुंचते हैं, लेकिन थोर फिर से वही गलती दोहराता है जो इन्फिनिटी वॉर में हुई थी। थोर थैनोस के हेड पर अटैक करने के बजाय उसकी चेस्ट पर अटैक करता है, लेकिन इस बार थैनोस पहले से ही ज़ॉम्बी है तो इसका ज़्यादा असर नहीं होता। सबसे शॉकिंग मोमेंट ये था कि ज़ॉम्बी थैनोस सिर्फ पावर स्टोन का इस्तेमाल करके स्टॉर्म ब्रेकर को पूरी तरह तोड़ देता है, जबकि इन्फिनिटी वॉर में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी ऐसा नहीं कर पाए थे। या तो स्टॉर्म ब्रेकर सच में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बल्कि कहीं टेलीपोर्ट हो गया, या फिर मेकर्स ने जानबूझकर पावर को एग्जैचुरेट किया, क्योंकि बाद में हमें फिनाले में ज़ॉम्बी स्कारलेट विच को स्टॉर्म ब्रेकर यूज़ करते हुए दिखाया जाता है, जिससे सब और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर वकांडा के एनर्जी रिजर्व्स का इस्तेमाल करके थैनोस को रोकता है, लेकिन ऑनेस्टली ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा, क्योंकि लॉजिकली वकांडा का कोर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि इन्फिनिटी स्टोन्स तक को शैटर कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर पार्कर और स्कॉट लैंग सर्वाइव कर जाते हैं और कमरताज में 5 साल तक छिपे रहते हैं। मीनवाइल थोर को एस गार्डियंस बचाकर अर्थ पर एक शेल्टर में ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि दूसरे एपिसोड के सर्वाइवर्स इसी न्यू एसगार्ड में एंट्री लेते हैं। इस न्यू एसगार्ड में हम देखते हैं कि हर तरफ सेलिब्रेशन हो रही है एंड थोर एक कोमा पेशेंट की तरह थ्रोन पर बैठा है। यहीं पे सबसे शॉकिंग रिवील स्कारलेट विच का होता है। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने एक फिक्शनल रियलिटी क्रिएट की थी, वैसे ही यहाँ वो ज़ॉम्बीज़ को कंज्यूम और इन्फेक्ट करके इवॉल्व हो जाती है। बट ट्विस्ट ये है कि अब वो एक कॉन्शियस ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को ह्यूमन लाइक दिखाती है। बट असल में ये वही वोंडा नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये वोंडा का एक रीअवेकन्ड वर्जन है जिसका गोल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली वोंडा जैसा है, यानी कि दूसरों से पावर स्टील करना। कमाला से लेकर इन्फिनिटी स्टोन्स तक वो हर किसी की पावर लेना चाहती है ताकि वो अपनी मर्जी से रियलिटी रीशेप कर सके। लास्ट में हमें थोर और ज़ॉम्बी स्कारलेट विच की फाइट भी दिखाई जाती है, बट ऑनेस्टली थोर का यहाँ कोई चांस नहीं था। स्टॉर्म ब्रेकर होने के बावजूद थोर ओडिन फोर्स को सही से यूज़ करना जानता ही नहीं था। वहीं स्कारलेट विच की ये वेरिएंट अपनी पावर्स पर पूरी तरह से कंट्रोल में थी। थोर थोड़ी देर तक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही ओवर पावर हो जाता है। बेल्क्री, कमाला खान और बाकी बचे एवेंजर्स को एक स्पेसशिप की मदद से स्पेस में ले जाती है ताकि ट्रांसमीटर का यूज़ करके नोवा कोर को बुलाया जा सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि नोवा कोर को इस अपोकलिप्स के बारे में पता था एंड उन्होंने अर्थ को क्वारंटीन कर दिया है ताकि ज़ॉम्बी वायरस गैलेक्सी तक ना फैले। मतलब अब कोई भी प्लेनेट से बाहर नहीं जा सकता। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ड्रैक्स, स्टार-लॉर्ड और मेंटिस जैसे कैरेक्टर्स सीजन 2 में अर्थ पर आ जाएं। फिनाले में हमें रिंट्रा भी दिखता है, जिसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में साइडलाइन कर दिया गया था। यहाँ वो स्ट्रेंज और वोंग की जगह लेता है जिनकी डेथ हो चुकी है। इस एपिसोड में हमें हल्क भी दिखता है। ब्लैक पैंथर ने जब अपना सेक्रीफाइस करके ज़ॉम्बी थैनोस को हराया था, तब इन्फिनिटी स्टोन्स का एक ब्लास्ट हुआ था एंड उस ब्लास्ट से निकली एनर्जी पूरे मल्टीवर्स में अनकंट्रोल्ड तरीके से फैल गई। उस टाइम पर सिर्फ हल्क ही इतना पावरफुल था जो इस इन्फिनिट एनर्जी को कंटेन कर सके। इसलिए ब्रूस बैनर ट्रांसफॉर्म होकर हल्क बना एंड ये सालों तक इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए इसी जगह खड़ा रहा। इसी से हल्क टेम्परली इन्फिनिटी हल्क जैसा बन जाता है। बट फिर भी इस शो में उसे नॉर्मल ज़ॉम्बी से लड़ते हुए स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है, जो ऑनेस्टली समझ नहीं आता। स्टोरी तब और भी एक्सट्रीम हो जाती है जब थोर खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है। ज़ॉम्बी थोर इतना पावरफुल हो जाता है कि सिर्फ एक लाइटनिंग स्ट्राइक से ही उसको एटम्स में बदल देता है। वो ब्लेड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड में हम देखते हैं कि वोंडा जीत जाती है। वो लाइट डायमेंशन से इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को कंबाइन करके इतनी पावर हासिल कर लेती है कि अपना खुद का फिक्शनल यूनिवर्स क्रिएट कर लेती है। सो वोंडा यहाँ इल्यूजन्स और शेयर फोर्स के दम पर सब कुछ अचीव कर सकती है। एंड में हम देखते भी हैं कि कमाला खान भी इस रियलिटी में कैद हो चुकी है। तो अब सवाल ये है कि ओवरऑल सीरीज को कैसे जज किया जाए। एक तरफ सीरीज ने कई डिफरेंट स्टोरी लाइन्स को जोड़ दिया और ऐसे एलिमेंट्स टीज किए जो फ्यूचर में सीक्रेट वॉर्स तक कैरी हो सकते हैं, जैसे कि ज़ॉम्बी थैनोस, ज़ॉम्बी स्कारलेट विच एंड इन्फिनिटी हल्क। लेकिन दूसरी तरफ राइटिंग कई जगह पर इनकंसिस्टेंट और एग्जैजरेटेड लगी। कई बार स्टोरी पूरी तरह अपने आप में ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। इस सीरीज का आर रेटेड होना इसके लिए काम करता है, जो कि ज़ॉम्बी वायलेंस दिखाने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। सो मेरे लिए ये शो अच्छा था, लेकिन परफेक्शन से काफ़ी दूर था। सीजन 1 ने अर्थ की ज़ॉम्बी अपोकलिप्स स्टोरी को क्लोज किया,
लेकिन ये भी टीज कर दिया कि वायरस पूरे यूनिवर्स तक फैल सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक, आप इस सीरीज के कौन से कैरेक्टर सीक्रेट वॉर्स में देखना पसंद करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ओपनिंग सीन का सिनॉप्सिस लीक हो चुका है, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।